सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, जरा ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में अभी खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से है, मैं ये नहीं कह रही ये पुष्ट खबरें हैं, लेकिन एक सेटलमेंट शिवसेना और बीजेपी के बीच होना, ये आप लोगों के लिए इस वक्त जरूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो वो अलायंस को भी एक संदेश दे रहे हैं कि सीट को लेकर किसी तरह की कोई खटपट मत करिए, वरना वहां दूसरा वाला ना जीत जाए। सुचेता जी, कोई खटपट थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन 1990 से 90, 95, 99, 2004, 9, 14 में हमारा गठबंधन टूटा तो 19 में फिर हो गया और 24 में हो रहा है। कभी हमारे दोनों के बीच में कोई सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट नहीं हुई। एक बार खटपट हुई, हमारा गठबंधन अलग हुआ और शिवसेना ने ध्यान देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या, जो भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर लड़ती थी, लेकिन जब अलग लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या, जनता ने जो जनादेश दिया वो शिवसेना को दिया 63 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को दिया 124 सीटें। तो साफ साफ जनादेश जनता ने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति 3 दशकों में सतत बढ़ती चली गई। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सुचरिता जी, वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर है, उस मीडिया सेंटर का उद्घाटन सप्ताह 10 दिन पहले हो गया और वहाँ जो है तीनों दलों के चुनाव चिन्ह साथ लगाए गए हैं। सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा के कई दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में तीनों दलों का चुनाव चिन्ह लगाया जाना इस बात का संकेत और प्रमाण है कि तीनों दलों के बीच गठबंधन सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न होने की स्थिति में है। किसी भी बात को लेकर किसी के मन में किसी खटास की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस राहुल गांधी, इन तीनों के बीच में लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं और वो बयान बता रहे हैं कि तीनों की स्थिति ठीक नहीं। श्रीमान संजय राउत ने जो नाना पटोले के लिए शब्दों का प्रयोग किया, नाना पटोले ने जिन शब्दों का प्रयोग श्रीमान संजय राउत के लिए किया, जिस तरह से श्रीमान शरद पवार जो है अपनी पार्टी के 3 मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी अब तक घोषित कर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री होने लायक है, उन्होंने कहा रोहित पवार मुख्यमंत्री होने लायक है, उन्होंने कहा जयंत पाटिल मुख्यमंत्री होने लायक है। श्रीमान संजय राउत और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होने लायक है और कांग्रेस के तमाम नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होना चाहिए। ये सवाल तो दूसरे खेमे के है प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक 10 सेकंड में एक 15 सेकंड और देंगी तो 15 सेकंड और देंगी तो मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूँ। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी सबसे अधिक सीटों पर लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में भी सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लड़ना सुनिश्चित है। और उसके बाद जो है आप सामने वाले खेमे में देखिए, शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी और एनसीपी 10 सीटों पर लड़ी थी। ठीक है। अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी। तो आप साफ तौर पर दिखाई देता है किस तरफ गठबंधन। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप तो सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत से बीजेपी के नेता कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए और खुलकर कह रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे? ये वाला सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, लेकिन उस पर मैं आऊंगी क्योंकि अभी मैं जरा एक बार मैं अपने दल के, लेकिन आधिकारिक स्टैंड किसी ने नहीं दिया है। अब सर, आधिकारिक स्टैंड क्या होता है? जब नेता अपने मन की बात बता रहे हैं, अब वो आधिकारिक है अनाधिकारिक है, पार्टी उससे किनारा कर लेती है, लेकिन मंशा तो क्लियर हो जाती है। अब मैं एक बार मैं जरा भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार नाइट जी के पास जा रही हूँ। नाइट जी, ये जो बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर लग रहा है योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में, अब ये क्या संकेत देने की कोशिश है? यूपी में भी, हरियाणा में कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे वाला संदेश चला गया, यूपी के उपचुनावों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और अब कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी ये चलेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप इस बात की बात करें बटोगे तो कटोगे, तो मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर
का निर्माण हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया केंद्र सरकार को कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन करें। अब ट्रस्ट का गठन करना था तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने ट्रस्ट गठन किया। उसमें जो भारत के मूलवासी हैं और केवल भारत के मूलवासी, पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी आबादी 72% है, उनका प्रतिनिधित्व उनको काट दिया उसमें, और इसमें सारे जो 6% वाले उनको इसमें सदस्य बना दिया। मिश्रा जी सहित सब सदस्य बन गए 6% वाले, और जो मूलवासी थे उनको काट दिया। तो ये कटेंगे की पराकाष्ठा था और बटेंगे की ये पराकाष्ठा हुई कि सब 6% वालों को उस ट्रस्ट में नामित कर दिया, पीडीए को एकदम काट दिया। तो ये काटने के पराकाष्ठा और बांटने के पराकाष्ठा जनमानस ने देख ली। इसी पराकाष्ठा को, बांटने और काटने की पराकाष्ठा को देखकर तो 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की, और हमारा सहयोगी दल कांग्रेस 6 गुना बढ़ गया, और वहीं भाजपा का सहयोगी दल तो पूर्णतः साफ हो गया, भाजपा हाफ हो गई। अब आप देखिएगा ये जो उपचुनाव भी होने वाले उत्तर प्रदेश में, हालांकि 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन पीडीए से थर्रा कर अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, हाँ। इसमें भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर जीतेगा। बीजेपी तो इतना थर्राई हुई है और इतना घबराई हुई है कि ये डुगडुगी लेकर इनके बड़े नेता बजा रहे हैं कि कोई उम्मीदवार मिल जाए इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी के नेता हाथ जोड़ रहे कि नहीं बाबा, हम बुरी तरह से हारेंगे, हम नहीं लड़ेंगे इन सीटों पर चुनाव। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अंतर से करहल में चुनाव हारेंगे, फिर मिल्कीपुर में चुनाव हारेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे कटेरी पे चुनाव हारेंगे, चौथे नंबर पर कुंदरकी में ये चुनाव हारेंगे, फिर नहीं तो नाहिद जी आप ये कह रही हैं कि यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, ये यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, और ये शायद झारखंड भी हार रहे हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, नहीं ये तो चलिए हार रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर तो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हमें कम से कम 8 विधायक बनाने। वो खुलकर कह चुके हैं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, छोटे दलों से कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने टिट फॉर टैट किया, आपने यूपी में उन्हें नहीं पूछा, आपने कहा 2 सीटें दे रहे हैं, लेनी है तो लो वरना चलते बनो, यही वाला हो रहा है हिसाब। और यही चीज महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस वर्सेस उद्धव ठाकरे भी हो रही है। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। मैं इसीलिए पूछ रही हूं। संजय जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, अवधेश जी भी जुड़ गए हैं, कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। क्या महाराष्ट्र में सीटों को लेकर एक गुत्था इस वक्त मची है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा सीटों का, लेकिन क्या होगा, क्या सीटों का ऐलान आज हो जाएगा, सवाल ये पूछ रही हूं। क्या आज महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव में एक तनातनी दिख रही है। उस सीट बंटवारे को एक ग्रिड जरा हटाइए। एमवीए में सीट बंटवारा अभी फाइनल नहीं है, और लोकसभा के नतीजों से यह विवाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कांग्रेस ने 13 सीटें वहां पर जीती। अब उससे क्या हुआ, उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को उसमें 9 सीटें मिली। अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई, इसलिए मोल भाव ज्यादा कर रही है अब कांग्रेस पार्टी। उन्हें लग रहा है लोकसभा में हमें ज्यादा सीटें मिली तो हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। कई सीटों पर दोनों के बीच टकराव है, और इसे लेकर 2019 में कांग्रेस जो सबसे जूनियर पार्टी थी, आज उन्हें लग रहा है कि वो सबसे सीनियर पार्टी हो गई और वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे तो सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन उस बीच उद्धव और नाना पटोले में भी एक नोकझोंक की खबर आई। संजय राउत और नाना पटोले में नोकझोंक की खबर आई। अब मैं इसी पर आ रही हूं। एक